गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट थर्ड चैप्टर करेंगे मानव भूगोल का विकास एवं इतिहास, डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। बच्चों, ये थियोरेटिकल चैप्टर है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें हिस्ट्री देखनी है कि कैसे कैसे किस किस सेंचुरी के अंदर, किस किस शताब्दी के अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो फर्स्ट स्लाइड जो मैंने डाली है उसमें एक लाइन खींची है और उसमें 1 से लेकर 10, 50, 100, 500, 1000, ऐसे 4000, 5000, ऐसी एक कॉलम ये बनाया है। फिर कोई इसमें 0 ईयर नहीं है, कोई शून्य वर्ष नहीं है, इसलिए पीछे फिर वापस मैंने नीचे एक बेस लाइन के बाद 1, 2, 3, 4 और 10, 50, 60, 100 ऐसे आज तक के, यानी 2010, 2020 जो भी अपना चल रहा है ये डाला है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो ऊपर का कॉलम है 0 से लेकर, जिसमें मैंने 4000 तक की डाला है क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा हाइट कम है, तो 4000 वो आपका बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के बर्थ से पहले जो वर्ष हुए हैं उसमें हम घटते क्रम में काम करते हैं। घटते क्रम मतलब जैसे इंडस सिविलाइजेशन, मतलब अपनी जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो आपकी 5500 साल है, और जिसमें अभी आधुनिक मत बहुत सारे 3-4 मत हैं, मॉरिस वगैरह ये सारे, परंतु उसकी ज़्यादा डिटेल में ना जाकर जो अभी लेटेस्ट एक मत और आया है, IITian खड़गपुर का लड़का है, उसने सिंधु घाटी सभ्यता का जो हिस्ट्री निकाली है उसमें उसने कहा है 8000 वर्ष। और हमारे यहाँ जो कई प्रकार की जो खुदाइयाँ मिली हैं जगह जगह, तो उसमें ये भी पता चला है कि हमारे यहाँ नगरीय सभ्यता 10,000 साल पुरानी, 15,000 साल पुरानी है। इस बात को मैं यहाँ पे इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि आप जैसे सपोज़ मैं कह रही हूँ 15,000 साल पुरानी, तो 15 से 14, 13, 12 ऐसे 10, इस तरह से घटते हुए क्रम में हमारा कार्यकाल का टाइम जो है वो उसको इंकित करेंगे। इसके बाद बच्चों जब ईसा मसीह हुए उसके बाद जो सेंचुरीज़ हुई उसको हमने फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड, थर्ड ऐसे करके अभी हमारी 21वीं शताब्दी चल रही है। 21वीं 21st सेंचुरी का हमारा 20वां साल चल रहा है, 19 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अब बच्चों जैसे सिंपल सा मैं कहूँ कि हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है वो अराउंड 5500 ईयर्स के आसपास की है। जो पहले मिस्र के लोग थे, इजिप्ट के लोग, वो इरिगेशन और एग्रीकल्चर के नॉलेज रखते थे, और हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं के बीज भी मिले हैं और चक्कियाँ मिली हैं, तो शायद हमारा सिविलाइजेशन उनसे ज़्यादा पुराना था। इसके बाद बच्चों जब धीरे धीरे करके हमारा इसके खोज हुई और ज्योग्राफी के अंदर सिस्टमेटिक डेवलपमेंट विकास होता चला गया, तो हम सबसे पहले रखते हैं 620 में जो थेल्स आपके पैदा हुए थे, जो मिलेटस जगह है, मिलेटस सिटी है, जैसे अपनी अजमेर सिटी है ऐसे मिलेटस है, जो एंशिएंट टर्की का एक भाग है, पुरानी टर्की। आज की टर्की की कैपिटल है अंकारा, और एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिम का जो देश है वो उसमें से टर्की सबसे बड़ा देश है। तो इसको हमने थेल्स महोदय ने जो अपना एक्सप्रेशन दिया जो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, उन्होंने वो दिया मियांडर नदी और आयोनियन एरिया के आसपास का। इनको ब्रह्मांड का ज्ञान था, इन्होंने जलवायु पे भी काम किया, वनस्पति पर, और इन्होंने मानव समाजों के का वर्णन किया। किसने? थेल्स ने। और इनका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हम डाल रहे हैं 640 से लेकर 546। देखिए 640 ऊपर है, 546 नीचे आया, ठीक है, घटते क्रम में। तो थेल्स का क्या बताया मैंने? ब्रह्मांड का ज्ञान था, जलवायु, वनस्पति और मानव समाजों का वर्णन किया। मानव समाजों, इनकी अपनी एक थ्योरम भी है, ठीक है, और इन्होंने नॉमनिक प्रोजेक्शन का भी इन्वेंशन किया, इन्होंने बनाया, खोज की। तो इस बात को यहाँ पर मैं ख़त्म करती हूँ। इसके बाद एनेक्सीमेंडर है। एनेक्सीमेंडर, इनको भी ब्रह्मांड का ज्ञान था, जलवायु, वनस्पति का ज्ञान था, और इन्होंने भी मानव समाजों के बारे में बात करी, और ये 611 से लेकर 547 BC में हुए। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट आता है इसके बाद का जो कंट्रीब्यूशन हेकेटियस का आता है। हेकेटियस 520 में हुए, इनका कंट्रीब्यूशन 520 के बाद हुआ, और इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, इनको भूगोल का जनक कहते हैं। इसको प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिए जीके के लिए। हु इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी? हेकेटियस इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी, नॉट ह्यूमन ज्योग्राफी, ओनली ज्योग्राफी। भूगोल का जनक हेकेटियस है, और इन्होंने तांबे के पत्र पर संसार का मानचित्र बनाया। क्या बनाया? कॉपर के ऊपर इन्होंने वर्ल्ड का मैप बनाया।
नाउ हेरोडोटस जो है इसके बाद हुआ। देन आपका अरस्तु वही यूनान के फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, प्लस इन्होंने भूगोल के ऊपर भी अपना मत दिया। थियोफ्रेटस हुआ इसके बाद, फिर देन हेरोडोटस, एंड लास्ट में आपके यूनान काल के हुए स्ट्रैबो। और स्ट्रैबो को मैंने जब पहले दिन ह्यूमन ज्योग्राफी की फर्स्ट चैप्टर में डेफिनेशन बताई, तो सिस्टमेटिक जो मानव बस्तियों की बात, ह्यूमन सेटलमेंट की बात की, वो आपकी स्ट्रैबो ने की। देखो समाजों की बात, सोशल सोसाइटी स्ट्रक्चर हो गया, वो पॉलिटिकल साइंस में भी आ सकता है, सोशलॉजी में भी आ सकता है, पर स्ट्रैबो ने मानव बस्तियों की बात की, सेटलमेंट की बात करी। इसलिए इनको हम आधुनिक समय के अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर एक दिशा दिखाने वाले प्रथम ज्योग्राफिक के भूगोलवेत्ता के रूप में भी मान सकते हैं। तो ये हुआ आपका बेटा 200 सेंचुरी तक ईसा पूर्व की। इसके बाद बीच का काल जो है वो ऑलमोस्ट डार्क एज के रूप में रहा, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे रोमन काल के अंदर चर्च को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई, और चर्च को कहा गया कि यही पृथ्वी का केंद्र है और यही स्वर्ग का द्वार है, और सारी पृथ्वी इसके चारों तरफ है और पृथ्वी चपटी है। फिर उसके बाद कोपरनिकस, गैलीलियो वगैरह सारे जोग्राफर्स हुए, और उनके कंट्रीब्यूशन हमने फिज़िकल ज्योग्राफी में अलग अलग फर्स्ट ईयर में देखे हैं। पर अब आप देखिए, इसके बाद सीधे आता है सबसे ज़्यादा जो वर्क हुआ वो हुआ है अल-मेगेस्ती है बच्चों। ये टॉलमी जो जोग्राफ़र हुए हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, और अरब के जोग्राफर्स टॉलमी जो थे उन्होंने भी वर्ल्ड मैप बनाया, और उन्होंने सबसे पहले इंडस नदी, सिंधु नदी के बारे में मानचित्र पर चित्रण किया, और उन्होंने उसको भूमध्य सागर के अंदर गिरता हुआ दर्शाया। तो टॉलमी के बाद जो काम किया अरब के भूगोलवेताओं ने, उनकी किताब का नाम रखा अल-मेगेस्ती। और अरब भूगोलवेताओं में बच्चों 9th सेंचुरी के अंदर अल-इद्रिसी बहुत फेमस हुए हैं, जिन्होंने ये काम किया, और उन्होंने सिसिली में 15 वर्षों तक मानचित्रों का संकलन किया। सिसिली क्या है? छोटा सा आइलैंड है इटली के नीचे, जो कि सिट्रस फ्रूट्स के लिए भूमध्य सागरी जो रसीले फल होते हैं, और भूमध्य सागरी जलवायु के कारण जो रसीले फल होते हैं, उनके ऊपर उन्होंने व्याख्या की। और इद्रिसी वॉज द फर्स्ट मैन जिसने 70 पृष्ठों का 70 पेजेस का एटलस बनाया। फिर इसके बाद बच्चों यूरोप की खोज हुई। 11वीं-12वीं शताब्दी अंधकार रहा। 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी इसमें सबसे ज़्यादा अरब लोगों ने ही काम किया। 14वीं शताब्दी तक ऑलमोस्ट ही ऐसे ही रहा, अंध एज या डार्क एज के रूप में हम ज्योग्राफी के अंदर इसको मानते हैं। उसके बाद आपके 15वीं और 16वीं शताब्दी में नवीन खोजें हुई, और जिसमें खासकर कोलंबस और वास्को डी गामा तथा मैगलन, इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। तो ये आपका अमेरिका की खोज भी इस टाइम पर हुई, भारत की खोज यूरोपियों ने की, पोर्चुगल्स ने की, और सिल्क रूट वगैरह का खोज भी इसी काल में हुआ, चीन तक का। तो कहने का मतलब विश्व का हल्का सा ज्ञान इन जोग्राफर्स ने अपनी खोजों के द्वारा दिया। पूर्व में चीन हो गया, साउथ ईस्ट में दक्षिण में भारत हो गया, और सुदूर पश्चिम में अमेरिका। तो ये खोजे गए। अब एकदम से हम जंप करते हैं, 15-16वीं शताब्दी का हल्का सा कंट्रीब्यूशन यह हो गया। 17वीं शताब्दी में आपका जर्मन जो फिलोसफर जोग्राफर हुए हैं क्लूवेरियस, इन्होंने विश्व का भूगोल लिखा। ठीक है, क्या लिखा? विश्व का भूगोल। किसने? क्लूवेरियस ने लिखा। तो बच्चों कई बार क्या होता है, कॉम्पिटिशन्स में किताबों के नाम भी आ जाते हैं। जैसे हैकिडियस की जो बुक है उसका नाम है आपका जेस पेरियोडस। और अब आया है जो सबसे इम्पॉर्टेंट अब आता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बाय हार्ट लर्न कर लीजिए। वॉरेनस ये 2 ब्रदर्स थे, और इन्होंने ज्योग्राफी को सामान्य भूगोल के रूप में सबसे पहले डिस्क्राइब किया। यानी जो आज हम फिज़िकल ज्योग्राफी देखते हैं, तो फिज़िकल ज्योग्राफी को सबसे पहले व्यवस्थित रूप से जो प्रदर्शित किया या लिखा, वो वॉरेनस ने लिखा, जिसका नाम है, किताब का नाम हिंदी में तो सामान्य भूगोल और इंग्लिश में है ज्योग्राफिया जनरलिसिस। ठीक है, इसमें इन्होंने
जापान तथा शाम। शाम क्या है पूरा, ये आपका म्यांमार वाला क्षेत्र, इसका भौगोलिक वर्णन दिया। क्योंकि शाम इसलिए बोलते हैं यहाँ पर ये एक वाइट एलिफेंट एरिया भी है। कौन सा, आज का वर्तमान समय का म्यांमार क्षेत्र जो है। इसके बाद बच्चों 17वीं शताब्दी के अंदर सबसे पहले सिस्टमेटिकली वर्क होना शुरू किया। अब इसमें क्या हुआ कि ज्योग्राफी के जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति वगैरह की जो सिद्धांत हैं वो भी इस समय में आए, पर मानव ज्योग्राफी में सबसे सही और सटीक मानव भूगोल का वर्णन किया भूगोल पर जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोलवेता फ्रेडरिक रेट्जेल ने। और रेट्जेल ने 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में अपनी फेमस किताब लिखी एंथ्रोपोज्योग्राफी। एंथ्रोपोज्योग्राफी हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोज्योग्राफी। याद रहेगा, हिंदी में होता है ये मानव शास्त्र। तो मानव शास्त्र की इसका ट्रांसलेशन तो नहीं है, पर आप हिंदी में भी इसको एंथ्रोपोज्योग्राफी बोलेंगे। ये किसने लिखी, फ्रेडरिक रेट्जेल ने। और फ्रेडरिक रेट्जेल इसीलिए हम क्या कहते हैं, फ्रेडरिक रेट्जेल को हम कहते हैं मानव भूगोल का, इसके कारण से फ्रेडरिक रेट्जेल को मानव भूगोल का जन्मदाता। तो आज हमने दो नई बातें सीखी, एक तो हेरोडोटस के मानव भूगोल का जन्मदाता हमने कहा फ्रेडरिक रेट्जेल, और दूसरा हमने कहा हेकेटियस जो है, ही इज़ फादर ऑफ ज्योग्राफी। याद हो जाएगा, फादर ऑफ ज्योग्राफी इज़ हेकेटियस एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर हैं रेट्जेल। अब बच्चों इसके बाद क्या हुआ कि ज्योग्राफी का जब सिस्टमेटिक डेवलपमेंट होने लगा, तो इस प्रकार से ज्योग्राफी के डेवलपमेंट के साथ साथ इन विचारधाराओं को विभिन्न हमने ज्योग्राफी ऑफ थॉट यानी स्कूल, ज्योग्राफी के जो स्कूल हैं विचारधारा के संबंधित, उनको हमने पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे एक छोटा सा 19वीं सेंचुरी के अंदर ही आपका रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी लंदन इस्टेब्लिश हुई, फिर 1987 में, फिर 1904 में, लास्ट में आपकी अमेरिकन ज्योग्राफिकल सोसाइटी इस्टेब्लिश हुई। अब यहाँ पर विशेष जो समझने वाली बात है, ये तो मैंने बहुत ही छोटा सा संक्षिप्त प्रकाश डाला है, क्योंकि हम थॉट में हर ज्योग्राफर का कंट्रीब्यूशन करते हैं और इतने सारे ज्योग्राफर्स हैं उसमें कि आप हर एक को पढ़िए तो आपको थोड़ा और ज्योग्राफी अच्छे से समझ में आएगी। पर ये ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर जिन्होंने विशेष योगदान दिया है, इन ज्योग्राफर्स के बारे में हमने हल्की सी बात करी। अब इस प्रकार से बच्चों ज्योग्राफी के स्कूल्स बन गए, विचारधाराओं के आधार पर स्कूल्स बन गए। पहला बना जैसे आपका स्कूल जर्मन स्कूल ऑफ थॉट, जर्मनी की विचारधारा वाले मानव भूगोल शास्त्री। फिर उसके बाद बना फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट, तो फ्रेंच स्कूल थॉट यानी फ्रांसीसी विचारधारा वाले मानव भूगोल के लोग, भूगोलवेता। फिर बना ब्रिटिश स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ब्रिटिश विचारधारा वाले मानव भूगोल के भूगोलवेता। फिर बना लास्ट में अमेरिकन विचारधारा, जो कि आपको बोलेंगे अमेरिकन स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो बच्चों इस तरह से आपका ओवरऑल वर्तमान समय में हमारा ज्योग्राफी का डेवलपमेंट हुआ। अब सिंपल सी बात यहाँ पर ये भी आती बच्चों कि जो वर्तमान समय में जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसको भी लोगों ने दो कैटेगरी में फाइन रूप से डिवाइड किया है, महीन रूप से दो वर्गीकरण कर दिए हैं। इस प्रकार से बच्चों जब 1904 में अमेरिकन ज्योग्राफिकल सोसाइटी की जो स्थापना हुई, उसके बाद और ज़्यादा भविष्य की नई अवधारणाओं के रूप में ज्योग्राफी का क्लासिफिकेशन प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार से हमने आज क्या देखा, हिस्ट्री देखी संक्षिप्त में, और वर्तमान समय के सारे चारों के चारों स्कूल ऑफ थॉट्स, जिसमें पांचवा मैं और जोड़ रही हूँ ऑस्ट्रेलियन स्कूल ऑफ थॉट रिगार्डिंग ह्यूमन ज्योग्राफी, वो भी हम देखेंगे, जिसमें बहुत बड़ा सिद्धांत आया ग्रिफिथ टेलर का, स्टॉप एंड गो, रुको, ठहरो और जाओ। तो आज हमने ये देखा, कल से हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे, जिसमें हल्का सा कंट्रीब्यूशन ह्यूमन ज्योग्राफी में कांट महोदय का आएगा। और कांट महोदय ने, क्योंकि पहले मैंने कहा कि ज्योग्राफी को सामान्य भूगोल के रूप में वॉरेनियस ने रखा, पर कांट ने भौतिक भूगोल को जो है इस्टेब्लिश करने में अपना पूरा योगदान दिया। भौतिक भूगोल, गणितीय भूगोल, नैतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, व्यापारिक भूगोल और धर्म या आध्यात्म भूगोल, थियोलॉजिकल ज्योग्राफी। देन व्यापारिक में हो गया कॉमर्शियल ज्योग्राफी,
राजनीतिक में हो गया पॉलिटिकल ज्योग्राफी, और नैतिक भूगोल हो गया इंग्लिश में मॉरल ज्योग्राफी, और मैथमेटिकल गणितीय, और फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल। इस प्रकार से कांट ने 1724 से लेकर 1804 का ये अपना योगदान दिया। तो अब हम पहला जो ज्योग्राफर है ये जर्मन स्कूल ऑफ थॉट का पहला है कांट। ठीक है बच्चों, इमैनुअल कांट, ये भी दोनों ब्रदर्स थे। और ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, ज्योग्राफी ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ थॉट्स इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। इसके बाद कई विचारधाराएं और पनपी इनके समानांतर, निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, ये जो है आप पॉसिबिलिज्म, डिटरमिनिज्म, ये सारा। और इसके बाद आपका एक थियरीज़ जो हैं वो उभर के आई, सिद्धांत उभर कर आए, वो हम अगले चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में कल देखेंगे। थैंक यू आज के लिए।